नमस्ते हिंदुस्तान। एक बार आज फिर हमारे साथ इस किसान मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कपिल कुमार सर है। ये प्रोफेसर है, इतिहासकार है और साथ में इनके खुद के कई रिसर्च है। ये किताब दिखाऊंगी। ये किताब 2011 में स्पेशली इन्होंने किसानों पर ही लिखा है। इसके अलावा इनकी 2 और किताब हैं और इनके कई खुद के बड़े बड़े रिसर्च हैं। और ये किताब स्पेशली उन किसानों पर है जिनके लिए हमने कई बार बात सुनी, कई बार सामने आई कि आज हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज किसान आंदोलन हो रहा है, जैसे आपने देखा कि इस चीज को लेकर कल फिर बैठक थी, लेकिन ये आंदोलन अभी भी जारी है। जहां हम एक बार उम्मीद कर रहे थे कि ये 2020 के आखिरी सप्ताह में आंदोलन खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्हीं सब के बारे में आज चर्चा करेंगे हम प्रोफेसर कपिल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सुमन पांडे के पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि अभी 7वां चरण भी हो चुका है। कल लगभग कई घंटों तक बैठक चली, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं हुई और आगे एक्सटेंड होकर 4 जनवरी तक चला गया है। तो ये ऐसा क्यों है? क्या ये सरकार की तानाशाही है? क्या मैं कहूंगी कि जैसे क्वेश्चन हो रहा है कि मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका एक ईगो है, सरकार अपना बिल वापस क्यों नहीं ले लेती है? देखिए, बिल वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी, प्रजातांत्रिक तरीके से जी, एक बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, दोनों सदनों में पास हुआ है, उसके बाद में उसको कानून बनाया गया है, तो बिल के पास होने का सवाल उसके बाद होता ही है कि बिल में संशोधन किए जाते हैं। जी। अगर कोई चीज मान लीजिए बिल के उससे खराब रही, उसको आप संशोधित कर सकते हैं। किसी चीज का कोई नकारात्मक प्रभाव है, उसको आप संशोधित कर सकते हैं। और बिल वापस लेने की जो मांग है, ये वास्तव में मेरे हिसाब से, देखिए ना, अब तो मैं इसे किसान आंदोलन भी नहीं कह रहा। ये किसानों की मांग नहीं है जी। ये एक जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है शालीन बाग टाइप का, कि अगर सरकार को किसानों के बलबूते के ऊपर जो है इस बिल को वापस करा दिया जाए, तो कल ये जो है सीएए के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसका बिल वापस लिया जाए। परसों कहेंगे 370 का वापस लिया जाए, फिर कहेंगे वो तलाक बिल वापस लिया जाए। और ये आपको इससे समझ आ जाता है कि सब लोग वहां पे मौजूद हैं इन धरनों के ऊपर, पूरे के पूरे। और मेरा सवाल ये है, देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, मैंने 3 बातें कही कि 3 संशोधन सरकार को इसमें कर देने चाहिए। एमएसपी ले आए सरकार इसके अंदर। ये तर्क नहीं मानता मैं कि भाई पहले के कानून में एमएसपी नहीं थी तो इसमें नहीं आएगी। आप इसमें कई चीजें नहीं लाए, ये ला सकते थे। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जो कोर्ट का मसला है, क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का जल्दी फैसला हो, तो आप डीएम पे चले जाएं या एसडीएम पे चले जाएं उसको लेकर के। और तीसरी बात यह है कि वो जो होल्डिंग की बात है, कैप करने की, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी या वो जो किसान की उपज खरीदेगी, वो उसको उपज को दोबारा बेचने के लिए होल्ड नहीं कर सकती। मान लीजिए आलू उसने खरीदे हैं, तो अपने चिप्स बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल करे, लेकिन वो चाहे कि आलूओं को कोल्ड स्टोरेज में रखे और फिर हाई प्राइस के ऊपर दोबारा बेचे, वो नहीं होना चाहिए। वो इसमें किया जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन जहां बात हो रही थी एपीएमसी की भी, लेकिन जहां एक तरफ आज इसका कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन एक टाइम हमने वो भी देखा जहां पे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, जो आज इस चीज को हवा देकर खुद इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका भी समर्थन इसमें देखने को मिला। उन्होंने ये वीडियो भी उनका काफी वायरल हुआ था कि एक टाइम वो किसान से मिले और वो किसान अपना दुख मांग रहा, आलू का कह रहा है जो कि साहब आलू, हम एक आलू मिलता है 10 रुपए का पैकेट पे, तो इंडस्ट्री, और वो भी उसकी, देखिए उसकी सूझ देखो जी। उस इंटरव्यू में पता क्या कह रहा है? जब किसान ने समस्या बताई तो उसको हल नहीं दे रहा है, उससे पूछ रहा है ये क्यों होता है, क्या हाल है इसका। ठीक है, उसकी तो खैर बात ही छोड़िए, वो तो जिनपिंग का प्रवक्ता है इस समय, और सत्ता से बाहर होने के बाद में जो दिमाग खराब होता है कि सत्ता मुझे किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हथकंडा अपनाना हो, तो चाहे वो बालकोट हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे कुछ हो, उसके ऊपर उन्हें वो बोलना है। और वो बटन दबता है जिनपिन से, वो बोलता है, फिर सारे पारिवारिक दास जो है उसके, वो बोलते हैं उसके ऊपर। तो कपिल सर, एक क्वेश्चन, जैसे आप इतिहासकार हैं, ऐसा नहीं है कि किसान का आंदोलन पहली बार हुआ है। आंदोलन किसानों ने पहले भी किए हैं, अपने हक के लिए किए हैं, अपने अधिकार के लिए किए हैं, लेकिन उस वक्त के आंदोलन जो आपने पहले भी देखे होंगे, इतिहास में आपने किताबों में भी इसके बारे में लिखा है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया, उन किसानों की वजह से जो किसान आत्महत्या करते थे, आज भी ये सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि आज किसानों के लिए क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो उस वक्त के
आंदोलन में और अब के आंदोलन में क्या फर्क है? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा मतलब समाज क्षेत्र में किसान की एक परिभाषा मानी गई है जी। और अगर इनकी कम्युनिस्टों की परिभाषा मानो तो किसान वो है जो अपने हाथ से खेती खुद करता है। ठीक है, ये जो लोग वहां बैठे हुए हैं ये वो लोग नहीं है जो अपने हाथ से खेती करते हैं, कुछ तो आड़ती है इसके अंदर, और कुछ ऐसे किसान हैं जिन पे 200-200 300-300 एकड़ जमीन है। इनके जो लीडर हैं, कोई मैं देख रहा था उनके 632 करोड़ के तो उन्होंने अपने वो दिखाए थे कि मेरे एसेट है, जब चुनाव लड़ा था वीएम सिंह करके कोई लीडर है। तो ये वो लोग हैं, अगर बिहार का मजदूर, उत्तर प्रदेश का मजदूर, मध्य प्रदेश का मजदूर ना जाए वहां पे पंजाब में तो इनकी खेती नहीं हो पाएगी। और मजे की बात आप ये देखो कि बिरला अदानी, बिरला अंबानी को रोज गाली निकालते हैं, है ना, ये और इनका नेता। भैया मेरे एक बात बताओ कि अगर इतनी दुश्मनी तुम्हें हो गई है उद्योगपति से तो फिर उनके बनाए हुए ट्रैक्टर चलाना बंद करो अपने फार्म में, हार्वेस्टर बंद करो। खाद कहाँ बनती है? वो भी तो उद्योगपति बना रहा है खाद उसके अंदर, फिर उस खाद का क्यों इस्तेमाल करते हो? उस खाद को भी बंद कर दो। और ये वो लोग हैं देखिए जो सैकड़ों एकड़ से लाखों करोड़ों रुपए साल में कमाते हैं, एक नया पैसा टैक्स नहीं है इनके ऊपर। सर आपने जैसे उद्योगपति की बात की तो जहां पे प्राइवेटाइजेशन की भी बात आती है तो बात तो हम डीएलएफ की भी करेंगे, तो डीएलएफ पे क्यों नहीं किसी ने निशाना साधा आज तक? भाई डीएलएफ क्यों, जरा इनसे पूछिए कि वाड्रा जी किसानों की जमीन किस मूल्य पे खरीदते हैं और 6 महीने बाद ही किस मूल्य पे बेचते हैं। तब ये नहीं याद आता कि किसान का शोषण होता था, तब ये नहीं आता कि किसान की जमीन जो है वो खोस ली जाएगी जी। तो ये तो एक जिसे कहेंगे आपकी कुत्सित मानसिकता हो गई है। और मैंने ऐसा किसान आंदोलन कहीं ना पढ़ा ना कहीं देखा दुनिया के अंदर कि जिस किसान आंदोलन के अंदर ब्यूटी पार्लर भी हो, जिसके अंदर वो मसाज करने वाले भी हो, जिसमें उन्हें पिज्जा बना के खिलाया जा रहा हो, ऐसा हाई वाईफाई भी चाहिए, फ्री वाईफाई भी उनको केजरीवाल जी दे आए, ऐसा किसान तो मैंने कभी देखा नहीं है। और जो असली किसान है वो आज भी खेत में काम कर रहा है। तो जैसे आपने केजरीवाल जी का नाम लिया तो केजरीवाल जी का भी एक बात हमने देखा कि आपने इस बिल का बहुत समर्थन कर रहे थे और आज उनका एक नया दोहरापन हमें देखने को मिला कि आज वो बिल को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, केजरीवाल जी का ये किस तरीके की राजनीति रोटी सेक रहे हैं? देखिए, आपको उनका दोहरापन पहली बार नजर आया होगा जी। मैंने तो पहले दिन से उन्हें नौटंका माना है कि सब नौटंकी करने का तरीका इनका बना हुआ है कि कभी इसमें कूद जाओ, कभी उसमें कूद जाओ, कभी उसमें कूद जाओ। और ये मत भूलिए कि केजरीवाल की पार्टी के अंदर अभी तो पकड़े गए ना, देखिए दिल्ली रॉयट के अंदर जो कराने वाले थे, और इसी की पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा नक्सलाइट मौजूद है। और ये एक बात समझ लीजिए कि जो नक्सलाइट और लेफ्टिस्ट है इनका उद्देश्य कभी भी देश नहीं रहा। ये तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप बनानी है। एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुना दूं अगर समय की आप पे हो तो। जब नंदीग्राम हुआ था तो मैंने एक छोटी लघु कथा लिखी थी कि एक नया कामरेड बन गया था लेफ्ट का। वो गया भागा भागा पुराने कामरेड के पास कि कामरेड ये क्या हो रहा है, आप किसान की जमीन छीन के पूंजीपति को दे रहे हैं कारखाना बनाने के लिए, जो सीपीएम ने किया था वहां पे। तो उसने कहा भाई तुम कितने दिन से पार्टी में हो? तो कामरेड 3-4 साल हो गए। तो बोले तुम अब तक मार्क्सवाद को नहीं समझ पाए? ये किसान जो है ना इनको मार्क्स ले सैक ऑफ पोटैटोज बोला था, आलू का बोरा है ये, और इनको बड़ा रेट्रोगेट क्लास बताया था और इसीलिए स्टालिन ने बहुत मारे थे वहां पे रूस के अंदर। तो ये हम तो इसके हाथ से जमीन खोस रहे हैं, वहां पे हम पूंजीपति को कहेंगे कि वो कारखाना लगाए और उस कारखाने से फिर मजदूर पैदा होगा, वो मजदूर क्रांतिकारी होता है, तब हम उसको मार्क्सवाद पढ़ाएंगे और तब हम देश में क्रांति लाएंगे। बिल्कुल सर, एक मेरा सबसे अहम सवाल होगा आपसे कि ये आंदोलन अब 2021 आने को है, आज साल का आखिरी दिन है, तो ये आंदोलन कब खत्म होगा और ये आखिर ठंड में ठिठुर जहां रहे हैं सब, वो कब तक चलता रहेगा ये, और इसका क्या अंजाम निकलेगा, क्या इसकी आगे इसका मैं कहूँ कि कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका? देखिए, कल की जो 2 बातें हुई हैं जो डिमांड्स दी गई, वो प्यारी जलाने के ऊपर और वो दूसरा किस चीज पे, वो बिजली के कानून को लेके या कुछ किसी उस पे बात हुई है। तो
मुझे तो नहीं लगता कि किसान जो है, किसान तो मान जाएगा लेकिन, और किसान चाहता भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो दूसरे तत्वों पे पहुंच गए हैं रोज उसको हवा देने के लिए, तो ये कोई इतनी आसानी से सुलझने वाली बात नहीं है। सर, एज इतिहासकार आपका इस पे क्या नजरिया रहेगा? एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे भारतीय जनता को, भारत की जनता को, और साथ में एक किसानों को, जो हमारे भारत के किसान हैं, जो अपने घर अपनी खेती कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल है जी, इस बिल को लेकर जी, कि बिल आया है जी, आप बिल को कुछ समय देते हैं जी, कि क्या खामियां बिल में जी, लेकिन अगर आपको बिना उस चीज को प्रैक्टिस किए हुए आप हवा के अंदर खामियां बता रहे हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई एक सही रास्ता जो है किसान आंदोलन का ये रास्ता है। और मैंने थोड़ी सा किसान आंदोलन कहना बंद कर दिया, किसान आंदोलन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ प्रोफेसर कपिल सर ने बात किया, तो आप इनकी किताबों को लें, पढ़ें, ये अवेलेबल है और इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो इस बुक से रिलेटेड हो या फिर सर से किसी तरीके का क्वेश्चन हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी भी आपको लगता है कि इस बॉर्डर पे बैठे हुए वो किसान है, वो खालिस्तानी नहीं, वो वामपंथी नहीं, या हमारे देश के वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है जो मोदी मर जा के नारे लगाते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बात करते हैं, इस पे अभी भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बेशक अपनी ओपिनियन शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।